नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी। सर, लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने में नाकाम रहे विपक्ष ने अब लोकसभा स्पीकर पद के लिए ताल ठोक दी है। ऐसा पहली बार होगा कि स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। इसके साथ ही यह साफ हो चला है कि विपक्ष अपनी संख्या बढ़ने के बाद सरकार को किसी भी मुद्दे पर फ्री पास देने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही आज के दिन ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, जो कि तकरीबन 2 वर्षों तक चला था। कायदे से 2 सालों के लिए देश में प्रजातंत्र नहीं था। देश ने 2 सालों के लिए ही सही डिक्टेटरशिप देख लिया। संविधान की प्रस्तावना तक को बदल दिया गया। लेकिन आयरनी देखिए ना, इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी ने उसी अनडेमोक्रेटिक तरीके से बदले हुए संविधान की कॉपी को लेकर चुनाव लड़ा और उसी अनडेमोक्रेटिक तरीके से बदले हुए संविधान को हाथ में लेकर के आज सांसद के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की भी, जिसमें पहली बारिश में ही गर्भगृह की छत से पानी टपकने की शिकायत वहां के मुख्य पुजारी ने की। अब मंदिर के साथ साथ रामपथ या उसके आजू बाजू के जो दूसरे नए रास्ते बने, उनमें भी जल भराव की समस्या और उसकी शिकायत मिली है। और इसके साथ ही विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। लेकिन सबसे पहले सर, लोकसभा स्पीकर पद के लिए जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है संसद सत्र के बस दूसरे दिन ही, ये आपको क्या लगता है कि 5 साल तक किस तरीके से आगे बढ़ेगा? कुछ दिन के बाद विपक्ष का मूड सबसाइड हो जाएगा या फिर वो और ज्यादा एग्रेशन दिखाती रहेगी, या फिर सरकार को हर मुद्दे पे अब समझ लीजिए कि संख्या बल का प्रदर्शन करना पड़ेगा? कैसे होगा ये? कैसे चलेगा संसद अगले 5 साल तक? देखिए, जो चीज बड़ी आसानी से होनी चाहिए थी और सब लोग मान रहे थे कि क्योंकि जिस तरह 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ है, चुनाव में जो परिणाम आया, उसको देखकर सरकार और विपक्ष दोनों एक नया सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हुआ। आज हमने क्या देखा, सरकार की तरफ से एक पहल की गई थी ऑपोजिशन की सपोर्ट मांगने के लिए कि जो बीजेपी के जो स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार हैं ओम बिरला जी, उनको सपोर्ट करें। लेकिन विपक्ष की तरफ से खास करके कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और डीएमके के नेता टीआर बालू दोनों ये बात रखे राजनाथ सिंह जी के सामने, हम तभी ओम बिरला को सपोर्ट करेंगे, आपको कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, जब आप हमारी कैंडिडेट डिप्टी स्पीकर को सपोर्ट करेंगे। यानी एक शर्त रखती, एक कंडीशन रखती, जिस कंडीशन रखने के बाद राजनाथ ने कहा ठीक है, मैं अपने नेतृत्व से कंसल्ट करके फिर आता हूं। फिर जब शर्त की बात आई, कंडीशन की बात आई, तो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के नेतृत्व ने यह तय किया कि भाई कंडीशन से काम नहीं होगा। क्योंकि कल जब अधिवेशन शुरू हुआ, नया 18वीं लोकसभा का पहला दिन था, शपथ कार्यक्रम शुरू होने से पहले, यानी जितने मेंबर सब ओथ ले रहे थे, उससे पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात आई, देखिए सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति चाहिए, कंसेंसस चाहिए। तो एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर तरफ पे कंसिलेटरी नोट था, और नोट के साथ साथ ये बात भी रखी है, देखिए लोग चाहते हैं कि संसद में एक स्ट्रक्चर डिबेट हो, फ्रूटफुल डिबेट हो, शोर शराबी स्लोगनरिंग से काम नहीं होगा, आपको काम करना होगा। ये एक प्रकार से इशारा था ऑपोजिशन को कि आइए आप अपनी क्रिटिसिज्म रखिए, सामने जो बातें सरकार की बातें रखिए। ये बात पिछले हाउस में भी उन्होंने बोला है कि मैंने हमेशा मिस किया एक एनलाइटेंड ऑपोजिशन। तो जो बात को आज उन्होंने वही बात रखी, कल रखी। लेकिन उसके बावजूद आज हमने क्या देखा, फिर वही राहुल गांधी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर ये बोले कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें धोखा दे दिया। कल कंसेंसस की बात की, कल कोऑपरेशन की बात की, आज यूनिलेटरली उन्होंने ओम बिरला को कर दिया और हमारी बात नहीं मानी, यानी हमारी कंडीशन मांगनी थी। जब हम जानते हैं कि एवरी स्पीकर हैज बीन इलेक्टेड, जो पहले भी इलेक्शन हुआ है
वो यूनानिमसली हुआ है। और लास्ट जो इलेक्शन इस तरह हुआ था वो 1946 में हुआ, यानी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में हुआ। लेकिन उसके बाद से ही सारे इलेक्शन स्पीकर इलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि ऑपोजिशन विरोध नहीं करता था। कोई फायदा नहीं है उसमें, कोई कंडीशन रखने की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टोकन फाइट नहीं है, ये एक बल परीक्षा हो गया। ये लगातार ऑपोजिशन कहे आ रही है भाई सरकार के पास मैंडेट नहीं है और सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, सरकार गिर जाएगी। और एक विकल्प सरकार बनाने के काम में कांग्रेस लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, संख्या नहीं है। जो गणित बैठ रहा है उसके लिए और 15-20 लोग चाहिए। आज के गणित में, इस पार्लियामेंट में जो गणित है, स्वयं बीजेपी 240 है और एनडीए 295 है, और यहां इनके पास सब मिला के 232 ही है जी। तो ये जब, और कांग्रेस के पास स्वयं 99 है। सो गणित नहीं बैठता है कि और दूसरा विकल्प सरकार। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है भाई सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। हो सकता है हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के बाद, जब ये अंत में होगा, इस साल के अंत में, अक्टूबर नवंबर में, तब गिर जाएगी, या जब दिल्ली चुनाव होगी फरवरी में गिर जाएगी, या जाके अगले नवंबर 2025 नवंबर बिहार चुनाव के समय गिर जाएगी। अब ये गिरने के ये में बैठे हैं ऑपोजिशन, या इनका पैर फिसक जाए और वो गिर जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है। ये जो बड़े एलाइज है टीडीपी और जेडीयू, पूरे सरकार के साथ है। आज आपने देखा होगा ऑपोजिशन के जो रवैया को लेकर जेडीयू तरफ से ललन सिंह भी क्रिटिसाइज किए, चिराग पासवान भी बोले जो ऑपोजिशन कर रहा है सही नहीं है। इसका मतलब ये बल परीक्षा एनडीए के अंदर एक प्रकार से यूनिटी लाती है, क्योंकि राजनाथ जी की तरफ से यही मैसेज था कि पहले हम इनको यूनानिमसली इलेक्ट कर लें, उसके बाद जब डिप्टी स्पीकर बात आएगी तब करेंगे। लेकिन कांग्रेस को लग रहा था भाई पिछले बार तो कुछ हुआ ही नहीं, पिछली बार ओम बिरला बन गए थे और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ ही नहीं, करा ही नहीं मोदी सरकार ने, या कोई व्यवस्था ही नहीं था दूसरा इलेक्शन। तो इस बार हम ऐसे होने नहीं देंगे, कंडीशन रखेंगे। मुझे लगता है कंडीशन रख के जो मॉरल हाई ग्राउंड कांग्रेस लेना चाहती थी वो नहीं हो रहा है। अगर आप इनको सपोर्ट करके फिर कंडीशन रखते तो अलग बात है, लेकिन कंडीशन रखने का मतलब है तो कंसेंसस नहीं है। आप ये मुझे दो तो फिर मैं आपको ये दूंगा, तो फिर कंडीशन हो गई। तो एक चीज क्लियर है धीरज जी, जो विपक्ष नहीं मान रहा है कि मोदी जी को गणित है उनके पक्ष में इस चुनाव के बाद हाउस में, वो विपक्ष चाह रहा है कि भाई किसी तरह इस सरकार को हम हटाना है। जब तक नहीं हटाएंगे तब तक संविधान डेंजर में है, तब तक हमारी डेमोक्रेसी डेंजर में है, सब कुछ डेंजर में है। डेंजर ही डेंजर, लाल बत्ती जल रहा है जी। लेकिन सर लाल बत्ती तो आज विपक्ष के खेमे में भी दिखाई दी, जब शरद पवार और ममता बनर्जी, मतलब कि तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी ने सीधा सीधा कह दिया कि हमसे इन्होंने कोई संपर्क नहीं किया है कि स्पीकर पद के लिए किसी को नॉमिनेट करना है, नहीं करना है, चुनाव लड़वाना है, क्या करना है, इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। अब कल अगर चुनाव होता है ओम प्रकाश बिरला और के सुरेश के बीच में, तो कुछ जो भी वो वोटिंग के नंबर्स है उसमें कुछ 232 के नीचे ऊपर देखने को मिलेगा। हम क्या ये साफ साफ कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष में दरार पड़ना चालू हो गया? एनडीए में ये फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में पहले ही दिन से, पहले ही चाल से इनके अंदर दरार पड़ गई है। ये धीरज जी, जो विपक्ष के नेता हमारे राहुल जी, जो मुझे लगता है अभी नेता विपक्ष बन रहे, क्योंकि आज उस सीट में बैठे थे पहली बार। सामने वाले सीट नॉर्मली सेकंड रो में बैठते जी। आज हमने देखा फर्स्ट रो आगे, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से यही लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, लेकिन सारे कांग्रेस नेता मानते हैं यही हो रहे। लेकिन मैं आश्चर्य हूँ, मैं रादर हैरान हूँ। हैरान इसलिए हूँ कि भाई आप इतने बात कर रहे हो कंसेंसस के साथ, अपने ऑपोजिशन में कंसेंसस नहीं निकाले भाई क्या रवैया होनी चाहिए जी। के सुरेश जैसे ही लगा कि ओम बिरला बन रहा के सुरेश, तब खबर आ रही है हम के सुरेश ने नॉमिनेशन भर दी। केवल हो सकता है टीएमके को साथ लिया हो, बाकी किसी को साथ नहीं लिए, इसलिए शरद पवार के पता चला कि भाई हमें पता ही नहीं चला कि ये खड़े हो रहे। और यही प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं कि ममता की तरफ से भी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी। तो हम तो दिल्ली में ही है, हम भी शपथ ले रहे हैं, लेकिन हमें तो टीवी चैनल हेडलाइन से पता चल रहा।
कि के सुरेश ऑपोजिशन की कैंडिडेट है। देखिए ये बल परीक्षा हो गया है। बिल्कुल अगर मोदी जी के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, यही हो गया है। इसी में स्थापित हो जाएगा सरकार के पास नंबर है कि नहीं, गणित उनके फेवर में है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। क्योंकि आपको स्पीकर इलेक्ट करने के लिए 271 चाहिए, बिल्कुल। एनडीए के पास 295 है और ऑपोजिशन के पास आज के तारीख में 232 है। सर हम बात कर रहे थे विपक्ष के तेवर की, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष का तेवर अब अगले 5 साल तक ऐसा ही रहेगा? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कोई कॉम्प्रोमाइज हो पाएगा या कोई एक कोएग्जिस्टेंस जो बात है, क्योंकि उनको अभी भी लग रहा है कि चुनाव जल्दी आ जाएगा या सरकार गिर जाएगी। हम कोशिश करेंगे और तैयार रहना चाहिए, 1-2 साल में फिर चुनाव की ओर जाना है। जी एक मेंटल, लेकिन ये लीडर्स की सोच रहे हैं, एमपी ऐसे नहीं सोच रहे। जितने जी नए एमपी इस बार आए हैं वो तो अभी भी पूरा नए बिल्डिंग को देख रहे हैं, और कई मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन बता सकता हूँ जो फर्स्ट टाइम एमपी बड़े इंप्रेस्ड हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखकर, जी इंक्लूडिंग डीएमके से कई नए लोग आए हैं जो आज जय उदयनिधि स्टालिन कर रहे थे। जी जय स्टालिन और जय उदयनिधि स्टालिन, बाप बेटे दोनों के लिए नारा लगा के शपथ लिए। सर शपथ ग्रहण तो आज बहुत ही ड्रामेटिक रहा। कल तो जिन लोगों ने लिया लिया, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी देखिए, राहुल गांधी देखिए और रवि किशन देखिए, सब अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने तरीके से, अगर कोई कलाकार है, फिल्म कलाकार है रवि किशन, उन्होंने अपने अंदाज में, उनको शायद किसी ने ऑडियंस से पूछा भी कि जरा वो अपना हा वाली हंसी हंस के दिखाओ, तो उन्होंने वो भी करके दिखाया। लोग भोलेनाथ की भी बात कर रहे हैं, लोग अल्लाह अकबर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी ड्रामेटिक चीज देखने को मिली, जय फिलिस्तीन। ये क्या छाप छोड़ता है? देखिए ये देखिए, नॉर्मली जो आपके सामने टेक्स्ट है वो तो वही लेंगे, और ये वो तो अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे जो नहीं है, फिर सवाल आता है चेयर फिर इसको एक्सपेंज कर देगा। आज अभी भी हेमा मालिनी जी ने लिया और उन्होंने तो राधे राधे करके शुरू किया, फिर राधे राधे करके खत्म किया, मथुरा के है। जी और बड़े हाउस के अंदर बहुत तालियां बजी, भाई राधे राधे की गूंज आ रही है और हेमा मालिनी की स्वर में, तो अलग से बड़ा सिनेमेटिक था। कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई जैसे आपने कहा भोलेनाथ, ये सब हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। देखिए ये लेकिन ओवैसी का पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जय फिलिस्तीन या जय पैलेस्टाइन कहना एक प्रकार से अपनी वोट बैंक का भी, वो अपना जो सपोर्ट बेस है उसका तो वोट बैंक नहीं है, वोट ही वोट वही वोट है, उसको उस दिशा में वो एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं। और सबके हाथ में तो राहुल जी ने ये पकड़ा दिया, और पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉकेट रेड बुक जो है, एक लखनऊ कंपनी ने जो बनाया, तो वो हाथ में पकड़ लिया है। सब पकड़ के ही पढ़ रहे थे, और लास्ट में जय संविधान जय हिंद, तो राहुल जी बोले, जितने विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी वही बोल रहे थे। बिल्कुल। सर फिलिस्तीन तो समझ में आ गया, क्या हो अगर कोई आकर के जय पाकिस्तान बोलना चालू कर दे? नहीं, इसी में भी तो जय पैलेस्टीन नहीं। जो हमारे मंत्री हैं कर्नाटका से, शोभा करंडलाजे ने स्पीकर को तुरंत चिट्ठी लिख दिया कि वो कहो कि दोबारा करो, जी जय पैलेस्टीन नहीं बोल सकते। जी। तो तो एक मैं इशू, वही आपसे पूछ रहा हूं कि जय पाकिस्तान बोल दे अगर कोई आकर के, तो क्या होगा? और किसी दूसरे देश की जय जयकार इंडिया में आकर के पार्लियामेंट में शपथ के टाइम पर, सी पाकिस्तान के भी हम जब वहां पे संसद की कार्रवाई चलती है तो हम देखते हैं इंडिया की तारीफ करते हैं लोग, लेकिन वहां पे कोई जय इंडिया बोल दे, यहाँ पे कोई जय पाकिस्तान बोल दे, ये किस तरीके का चलन? मतलब आपको लग नहीं रहा कि डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा हो गई है, फ्री फ्लो हो रही है एकदम? नहीं, कर्नाटका में आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जी जिंदाबाद नारा उठाया गया, जी उसमें से जो इलेक्ट होके आए उनके समर्थक थे, जी तो वो भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था। वो तो चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, परिणाम जब डिक्लेयर हो रहा था, तब वो, देखिए ये सारे एबरेशंस, मैं मानता हूं जो डेकोरम रहना चाहिए, आप इस तरह की नारे नहीं लगाना चाहिए। जी और आप ये नहीं कह सकते भाई ये नारा ठीक है वो नारा ठीक है। मुझे याद है नीरज जी, जब राजेश खन्ना पहली बार नई दिल्ली से जीत कर आए, जब ओथ लिए, तो वो खड़े होके अपने स्टाइल में जाके ओथ लिए, तो जैसे वो बोलना शुरू किए, मैं राजेश खन्ना करके जब शुरू किए, तो पीछे से कुछ लोगों ने कहा भाई ये सिनेमा नहीं है,
हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन ने बावर्ची फिल्म में लास्ट में क्रेडिट लाइन में कहता है कि मैं पर्दे के पीछे अमिताभ बच्चन। जी तो जी। इस तरह की स्टाइल यहाँ नहीं करना है। तो राजेश खन्ना रुक गए अपने ओथ में। मुझे याद है, आई वॉज सिटिंग इन द हाउस, मैं देख रहा था ऊपर से, बस गैलरी से। राजेश खन्ना उन लोग देखा, मैं जानता हूँ, अपने फिल्मी एक लाइन लगा के फिर शुरू, मतलब आपने पूरा ओथ लिए। तो ये ड्रामा रही है। राजेश खन्ना तो मैं राजेश खन्ना करके रुक गए। तब ये लोग बोला ये कोई वो फिल्मी डायलॉग टाइप नहीं है, आगे बढ़िए। तब बोला कि मैं जानता हूँ। तो तो ये देखे, फिल्म कलाकार अपने अपने, आज जब विभा मालिया आई, बहुत ऊर्जा लेके आई, और उनके उम्र के हिसाब से देखेंगे बड़ी इंतुजियाज्म लेके आई। चलिए सर, हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी का किस तरीके से फ्री फ्लो हो रहा है आज संसद में। यहाँ पे अब लोकसभा पद के लिए चुनाव भी होगा, लेकिन ये भी डेमोक्रेसी ही है। अब विपक्ष के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक अलग बात है। बहरहाल उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो उनके घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। बहरहाल सर, अब हम चलते हैं आज के दिन ही 25 जून को 1975 में लगाए गए आपातकाल यानी कि द इमरजेंसी पे बात करते हैं उस पे। और उस इमरजेंसी के बाद अब चूंकि हम प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा अवसर है जब हम बात कर लें कि वो उस टाइम पे जो संविधान की हत्या हुई थी, जो संविधान को बदला गया था, जो प्रजातंत्र की हत्या हुई थी, जो 2 साल के लिए ही सही डिक्टेटरशिप हमें दिखा था। और 2 साल सर कहने के लिए 75 साल का छोटा सा पार्ट है, लेकिन एक इंसान के जीवन में और एक देश के कालखंड में बहुत बड़ा टाइम होता है 2 साल। अब ये जो उन्हीं के वंशज जो कि राहुल गांधी हैं और बाकी विपक्ष है, जिन सारे विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसा गया था, तो ये जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं कि संविधान को बचाना है, ये कौन से संविधान को बचाना है? ओरिजिनल या जो बदला हुआ संविधान था अनडेमोक्रेटिक तरीके से उसको, या फिर प्रजातंत्र को बचाना है? तो कौन सा प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, जो 1947 से 1975 के बीच में था या जो 75 से 77 के बीच में था? देखिए, जो कॉन्ट्रास्ट कल यही था, ये लोग हाथ में लाल किताब, मतलब जो पॉकेट एडिशन है कॉन्स्टिट्यूशन, ये पकड़ के कल प्रोटेस्ट कर रहे थे सोनिया जी, राहुल जी, बाकी सारे विपक्ष के नेता। इसी समय प्राइम मिनिस्टर ने वही बात कही, क्योंकि 24 रात 25 और 26 ये 3 दिन है हमारे इतिहास पे, एक डार्क चैप्टर है। क्योंकि इस जो 19 महीना जो इमरजेंसी रही, ऐसा पीरियड हमने कभी देखा ही नहीं। किस तरह डेमोक्रेसी ट्रम्पल की गई थी, प्रेस फ्रीडम से लेकर इंडिविजुअल फ्रीडम, और क्या क्या नहीं हुआ था उस पीरियड में। ये सारी चीजों को एक प्रकार से याद करना है। लेकिन जिस पार्टी के कार्यकाल में ये हुआ था, आज अपने आप को संविधान बचाने के चक्कर में लाल किताब लेके घूमते हैं। सर बीच में मैं रोक देता हूं, आपने जो क्या क्या नहीं हुआ था उसमें 2 चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक कॉन्टेक्स्ट न मिस कर दें। सबसे पहला कि पकड़ पकड़ के लोगों को, खास करके पुरुषों को नसबंदी करी गई थी ताकि वो आगे बच्चा पैदा ना कर सके और पॉपुलेशन का विस्फोट ना हो। आज की डेट में पॉपुलेशन का विस्फोट तो ऐसा हुआ है जो कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अगर आपको किसी दूसरे देश से अपने देश की तुलना करनी है, खास करके डेवलपमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल की, तो मैं सर दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पॉपुलेशन के साथ अगले 100 सालों में भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी और देश के स्टैंडर्ड को मीट कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसी टाइम पर चकबंदी की जो व्यवस्था थी और उस जमीन अधिग्रहण और किसी कितने बड़े बड़े सारे लोगों की जमीनें लेकर के उनको बोला गया सीधे सीधे, मेरे घर के लोग भी उसमें शामिल थे, कि आप अपनी जमीन या तो अपने घर में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो या फिर सरकार उस पर कब्जा कर लेगी या आप बेच दो। मतलब 200 एकड़ हमें जबरदस्ती बेचनी पड़ी थी, अदरवाइज वो सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती। बिल्कुल, देखिए वो पीरियड, मतलब आप तो अपने पर्सनल फैमिली के साथ क्या हुआ बताया, ऐसा कई कहानियां हैं। जो कुछ कहानियां तो डॉक्यूमेंट हुए, कई कहानियां डॉक्यूमेंट नहीं हुई। बस उसके बाद केवल माफी इंदिरा गांधी ने रिग्रेट दिखा दिया, और बीच बीच में बोला तो कांग्रेस की बात यही आती है, भाई इंदिरा गांधी तो रिग्रेट कर दी, हो गया काम जी, क्या चाहिए। लेकिन देखिए, ये संविधान डेंजर में है करके चुनाव, तो इतने सीटें लाए विपक्ष, मोदी के अंडर में खतरे में है गणतंत्र और संविधान। इसी को लेकर तो एक मुद्दा बना के दलित समुदाय के बीच में, बाकी जो अति पिछले वर्ग है उनमें बीच में एक कंफ्यूजन करके, भ्रम पैदा करके
ऑपोजिशन ने इस बार एनडीए की संख्या घटी है। ऐसे समय में क्या है, देखिए नीरज जी, आगे जाके क्या लग रहा है। देखिए चुनाव के समय गर्मी आ जाती है, पॉलिटिकल हीट आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब सरकार बन जाती है, तो एक तरफ से ऑपोजिशन भी बधाई देता है जो प्रधानमंत्री बनता है, भाई ठीक है, हो गया, चुनाव हो गया, फिर भी आपको नंबर मिला, रिपोल अलायंस था। लेकिन आपने कहीं बधाई की बात सुनी कि प्रधानमंत्री तीसरी बार बने? बधाई नहीं, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप प्रधानमंत्री है। भाई वो तो लीगली की है, नंबर से की है। और मैं बताना चाहता हूं, नीरज जी, मैं पहले भी बताया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तब 2004 में जब कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के अंडर एक यूपीए अलायंस की सरकार बनी थी, कांग्रेस के पास कितना सीट थी? 145। 2009 में जब सरकार बनी, कितनी थी सेकेंड टाइम? 206। तो उससे तो ज्यादा बीजेपी 240 लेके अपने इंडिया अलायंस के साथ, वो भी प्री पोल अलायंस के साथ 295 का क्रॉस किया है, यानी 270 ज्यादा है। देखिए चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, होते रहेंगे, सरकारें बनेंगे, बिगड़ेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है बढ़िया अब बात की जा रही है, भाई कंसेंसस तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपोजिशन को क्या करना है? सरकार ये नीचे उतरना है। भाई आप कब नीचे उतरे? आप नीचे उतर के क्या किए? और दूसरी बात, ये जो बात की जा रही है, भाई कन्वेंशन है, स्पीकर का चुनाव ये नहीं होता, ऑपोजिशन को डेप्यूटी स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं नीरज जी, मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में स्पीकर किस पार्टी के, डेप्यूटी स्पीकर किस पार्टी के? दोनों तृणमूल के हैं। और तमिलनाडु में स्पीकर किस पार्टी के? डीएमके के, डेप्यूटी स्पीकर डीएमके। और केरल में आइए, केरल में क्या पोजीशन है? स्पीकर सीपीएम के हैं और डेप्यूटी स्पीकर सीपीआई के हैं, वही वामपंथी ग्रुप के अंडर। और तेलंगाना में तो कांग्रेस स्पीकर लाई, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। झारखंड में भी वही हालत है, स्पीकर जेएमएम के हैं, डेप्यूटी स्पीकर कोई नहीं है। और कर्नाटका सर? कर्नाटका में भी तो वही है, कर्नाटका में भी वही है। और हिमाचल में दोनों कांग्रेस है। पंजाब में स्पीकर भी आम आदमी पार्टी के, डेप्यूटी स्पीकर आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ परंपरा की बात की जा रही है, विद क्लीन फेस, स्ट्रेट फेस। यार अपने राज्य में क्या किया आपने? सर इसको ये कहा जाता है कि जितनी सारी उम्मीदें हैं सब मोदी से है, हमसे कोई उम्मीद ना रखो, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक जो संविधान में वर्ड ऐड किया गया था सेक्युलर, वो हम हैं। और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको कहीं पे बैन ना कर दिया जाए। हम जर्नलिस्ट में से हमारे भाई बंधु जब जाकर के कोई सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि ये बीजेपी वाला सवाल है। जैसे ही जिस तरीके से आपने मुझे ये सवाल बात कही ना, अगर आप यही बात जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के सामने पूछेंगे तो बोलेंगे कि शेखर दिस इज बीजेपी, बीजेपी का बैज, कमल का फूल लगा करके आओ अपने टी शर्ट पे। और इसको बोलते हैं कि ये प्रजातंत्र में यकीन रखते हैं, संविधान में यकीन रखते हैं, डायलॉग्स में यकीन रखते हैं। कौन सा डायलॉग? आप तो किसी को बोलने नहीं देते हो, अपना बोल करके पतली गली से निकल लेते हो। अभी से ही देखिए कितना, अभी कह रहे हैं कि बीजेपी में घमंड है जी, मोदी जी को, फिर यही आरोप लगाते हैं। लेकिन केवल 52 से लेकर आपके 99 हो गया फिगर, इसमें किसकी घमंड ज्यादा हुई? और लगातार आप सोच रहे हो सरकार गिर जाएगी। अभी पी चिदम्बरम ने एक मिशन में गए, मुद्दा से मिले, फिर वहां से स्टालिन से मिले, और ये सोच रहे हैं कि भाई मोदी जी अगर 2 महीना बैठ गए तो फिर हमारे ऊपर सारा कार्रवाई शुरू हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड से लेकर चिदम्बरम के जो पेंडिंग केसेस है, कार्तिक चिदम्बरम के पेंडिंग केसेस है, डीएम के नेता के खिलाफ, तृणमूल के नेता मंत्रियों के खिलाफ। आज आपने देखा ममता किस तरह ड्रामा कर रही थी जी। जो रिव्यू हो रहा था, भाई क्या है, उसमें बोल रही थी कि अपने मंत्री को नाम लेके बोल रही थी, भाई तुम पैसे खा रहे हो, ये सारा क्या कर रहे हो, क्यों इतने पैसे खा रहे हो, ओपनली कह रही है, अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। भाई वो पैसा खा रहा है तो मंत्री क्यों बना के रखे हो, ओपनली कह रहे हैं। तुम्हें को तो खेचो ना खेचो, माने जैसे आप और हम बात करते हैं कितना खाया ना खाया, वो कह रही है अपने मंत्रियों को जी। और जो म्युनिसिपल के, सिविक कॉर्पोरेशन के हैं, भाई ये क्यों आपने अलाउ किया, ये इलीगल क्यों नहीं किया, और कहती है चीफ सेक्रेटरी को भाई कार्रवाई करो जी। और ये पहली बार नहीं है, पहली सैकड़ों बार ऐसे कर चुकी है।
जी पिछले 10 साल में ये ड्रामा हमने देखा है। जी लेकिन ओपनली अपने मंत्री को कह रही है আমি সব জানি কত খেয়েছো না খেয়েছো। मतलब आपको सब पता है भाई, अभी भी क्यों मंत्री है? वो ईडी रेड के लिए वेट कर रहा है क्या? नहीं नहीं सर, दुनिया को दिखाने के लिए भी होता है। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी में भी ये चलता है कि किसी एक मिनिस्टर को कहीं लाख रुपए घूस देने के चक्कर में या लेने के चक्कर में पंजाब में सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करके ये बोलते हैं कि देखो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया। भाई भ्रष्टाचार पहले हुआ तो तुम्हारी सरकार में, और आज जिस तरीके से कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पे खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप है। सेशंस कोर्ट ने उनको बेल दी तो वाह वाह संविधान बच गया, है ना। अब सेशंस कोर्ट ने बेल देते टाइम पे ये बोला कि हमारे पास 1000 पन्ने पढ़ने का टाइम नहीं है। ये भी अजीब सा ही दुनिया में सब कुछ हो रहा है। और जब आज हाईकोर्ट ने वो 1000 पन्ने पढ़ करके डिसीजन दिया तो कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे। ये इनको प्रधानमंत्री को भी नहीं मानना कि वो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, इनको वही चीज मानना है जो इनके मन से काम हो वो मानना है, जो हमारे मन से काम नहीं होगा वो नहीं मानना है। ये होती है सर डेमोक्रेसी। आप जाकर के देश में बताइए कि डेमोक्रेसी होती क्या है। विपक्ष के, खास करके राहुल गांधी के मन से, अरविंद केजरीवाल के मन से अगर कोई भी काम होगा, चाहे कुछ भी कह लीजिए, जज कोई फैसला दे दे या कुछ भी हो जाए, तो डेमोक्रेसी है। अगर आपके मन से काम नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी मर गई है। गलत कह रहा हूं सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, यही है। जी। बहरहाल सर, चलते चलते एक काम करते, छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के और जिस तरीके से वहां पे पहली बारिश के बाद छत टपकी और रास्तों पे अव्यवस्था दिखी, घरों में पानी घुसा, उसको लेकर के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष ने घेरना चालू कर दिया है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये स्थिति यहां से संभलेगी कैसे? अयोध्या वही जगह है जहां पे चुनाव भी हार गए राम मंदिर बनाने के बाद भी, और जो अव्यवस्थाओं का सवाल तब उठा था कि किस तरीके से वहां लोगों को पूरी तरीके से मुआवजे वगैरह नहीं दिए गए। अब तो ये दिखने में आ रहा है कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि सारी की सारी व्यवस्था पहली बारिश में ही चरमरा गई। नहीं, बात तो थोड़ा वो पूरा सही बात नहीं है। कॉम्पनसेशन दी 1500 करोड़ से ज्यादा ये कॉम्पनसेशन दिया गया, वो सब कॉम्पनसेशन लिए, वो बात नहीं है। रिसेंटमेंट आना कारण था, स्थानीय जो संसद थे उनको रिपीट किया गया, वो बात भी थी। हाँ, अवश्य वहां पे ये है, और वहां पे जो टूरिस्ट ट्रैफिक भी कम हो गया क्योंकि मौसम गर्मी की वजह से भी कम हुआ। अच्छा, जब पानी टपकने की बात है तो कल नृपेंद्र मिश्रा जो राम क्षेत्र के जो ये है चेयरमैन है, वो स्वयं वहां उपस्थित थे, पूरा एग्जामिन किए, कहे कि भाई कोई लीकेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग डिफेक्ट नहीं है। क्या है कि मंदिर का सेक्टम सेक्टोरम जो गर्भगृह बन गया है, लेकिन ऊपर और 3 मंजिल बनी है, तो पहला बन गया लेकिन दूसरा तीसरा बनना है कि वो नहीं बनाया और खुला है, तो पानी ऊपर से आ जाता है। ये जैसे ही ऊपर बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कल उन्होंने, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ऐसा कोई लीकेज इश्यू नहीं है, ये बिल्डिंग में कोई डिफेक्ट है, क्योंकि ये अनकम्प्लीटेड है। और ये सबको पता था कि भाई मंदिर केवल गर्भगृह कंप्लीट होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बाकी चीजें बाकी है, क्योंकि ऊपर भी बनना, मतलब ये तो 3 स्टोरीड ये है ना, ये स्ट्रक्चर है ना, तो बाकी तो पहला भी ऐसे ही बना है। तो क्योंकि कई जगह खुले हैं, तो जब कई जगह खुले हैं तो बारिश, अच्छी बारिश हुई, जिस बारिश में पानी अंदर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा डिफेक्टिव स्ट्रक्चर है। देखिए, आफ्टर ऑल बड़े कंपनीज लगे हुए थे, एल&टी वगैरह लगे हुए थे, ये मुझे नहीं लगता है ये। लेकिन पुजारी का कमेंट है भाई पानी टपक रहा है, और यहाँ कोई तो जल अभिषेक नहीं हो रहा कि पानी ऊपर से टपकने की बात है। सर ख्याल रखना चाहिए था ना फिर सरकार को, इनको मालूम था कि जब इस तरीके से कुछ होगा तो सुनने को मिलेगा ही। ये बात नीरज जी क्या है कि मंदिर इनकम्प्लीट था, कंप्लीट का, जब इनकम्प्लीट था तब जाके प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया गया, वो बहस फिर शुरू हो रहा है। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि सड़कों पे पानी भर गया और सड़कों के बाजू में जो घर हैं उसमें नाली का पानी घुस गया, तो ये सब चीजें भी तो दिखनी चाहिए। अयोध्या में जो नया अयोध्या बन रहा है, और पुराने शहर ऐसे ही था पहले भी जी। सवाल की बारिश भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन दूसरी बात, क्योंकि ये पानी टपकने वाली खबर आने के बाद विपक्ष को फिर वही बात बोल रहे जी। हम तो यही कह रहे थे, 2 शंकराचार्य ने इसी की टिप्पणी की थी, जब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों बनाए, क्यों वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की। हम सबको ये मान लेना चाहिए कि यहाँ पर खास करके जिस देश में हम रहते हैं और जिस तरीके की एक टाउन प्लानिंग या प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए,
शुरू से लेके आखिर तक कि पानी कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, उसके निकलने के रास्ते कितने स्मूथ हैं, कितने बाधाएं हैं उस रास्ते में। इतना ज्यादा दूरदर्शिता यहाँ पे किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन में दिखाई नहीं जाती है। हमने प्रगति मैदान के पास जो एक अंडरपास बना था, काफी लंबा चौड़ा, आपको याद होगा, उसमें भी पहली बारिश में ही पानी भर गया था। अभी भी उसमें पानी भरा रहता है। आप जाएंगे कभी भी, अभी भी जाएं, बिना बारिश के भी जाएं, तो वो रास्ते में कुछ एक हिस्सा ऐसा है जहां पे हमेशा गीला रहता है और ऐसा लगता है कि पानी कहीं से रिस रहा है। तो ये चीजें कब ठीक होंगी? जैसे मैंने कहा कि इस तरीके के पॉपुलेशन अगर रही तो शायद 100 साल बाद भी हम किसी दूसरे देश के स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड को पता नहीं कब मीट कर पाएंगे, वो समझ में नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर हाजिर होंगे, कल की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष टिप्पणी के साथ।